जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, अभी तक हम लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्लास में हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के तहत भारतीय संविधान की विशेषताएं। यानी यहाँ से हम लोगों का संविधान चल गया है। संविधान के बाद आप लोगों को ज्योग्राफी के भी सेक्टर दिए जाएंगे। तो इसमें आप लोगों के ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में ज़रूर आएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए है और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 MCQs। तो मित्रों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आप लोग इसे क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कहाँ से? पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्या भारतीय संविधान लचीलापन, कठोरता, लिखित स्वरूप या न्यायपालिका की स्वतंत्रता? तो मित्रों, अगर हम लोग इसमें सबसे बड़ी विशेषता देखें तो भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, तो ये केवल एक ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उससे भी बड़ा क्या है कि इसका लिखित स्वरूप है, अर्थात हर एक चीज़ का लिखित प्रमाण मिलता है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लिखित स्वरूप है, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? मतलब भारतीय संविधान कैसा संविधान है? अविलिखित है या अलिखित है या फिर लिखित है या फिर मौखिक है? तो मित्रों, इसमें कोई मौखिक नहीं है, ना ही इसमें ऐसा है कि अलिखित है। ये कैसा है? ये लिखित है। कैसा है मित्रों? लिखित है, इसलिए सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए। और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 3 वर्ष 10 दिन या फिर 3 वर्ष? तो मित्रों, जब भारतीय संविधान बन रहा था तो इसको बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारतीय संविधान किस देश से अधिकतम प्रेरित है? मतलब कौन से देश से अधिकतम प्रेरित है? अमेरिका से या ब्रिटेन से या फिर आयरलैंड से या कनाडा से? कहाँ से प्रेरित है मित्रों? तो भारतीय संविधान अधिकतम प्रेरित होने का मतलब कि जहाँ से अधिक चीज़ें ली गई हैं तो ब्रिटेन के संविधान से। और मैंने बताया था 1935 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद ज्यों के त्यों ही ले लिए गए हैं, इसलिए आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? अर्थात मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं या ब्रिटेन से या फ्रांस से या फिर आयरलैंड से? तो जो मूल अधिकार की अवधारणा है, मौलिक अधिकार की अवधारणा है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि नीति निदेशक तत्व यानी DPSP की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? अर्थात जो नीति निदेशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? भाग 4 की बात हो रही है, अनुच्छेद 36 से 51 तक की बात हो रही है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो संविधान में है ये नीति निदेशक तत्व कहलाते हैं, भाग 4। क्या ब्रिटेन से लिया गया है या आयरलैंड से या फिर अमेरिका से या फिर रूस से? तो जो DPSP है, नीति निदेशक तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग भारत को समाजवादी राज्य घोषित करता है? कौन सा भाग है जो समाजवादी राज्य घोषित करता है? भाग 1 या भाग 3 या फिर प्रस्तावना या फिर भाग 4? तो भाग 1 की बात करें तो इसमें संघ दिया गया है, यानी संघ की बात की गई है। या भाग 3 की बात करें तो भाग 3 आपका मौलिक अधिकार है। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। और अगर बात करें भाग 4 की तो भाग 4 क्या है मित्रों? भाग 4 आपका DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रस्तावना में ही कहा गया है समाजवादी राज्य से घोषित कर दिया गया है, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? फ्रांस से या ब्रिटेन से या अमेरिका से
या फिर ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय प्रणाली की बात हो रही है और संसदीय प्रणाली या संघात्मक स्वरूप जो लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? अर्ध कठोर अर्ध लचीला, या पूरी तरह कठोर है, या फिर पूरी तरह लचीला है, या संशोधनहीन है। तो मित्रों आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि संविधान के इस संशोधन से अर्थात संशोधन किया जा सकता है, इसलिए ये हो गया, ये पूरी तरह लचीला भी नहीं है और ना ही पूरी तरह कठोर है। तो है क्या? अर्ध कठोर है और अर्ध लचीला है, मतलब थोड़ा बहुत कठोर है और थोड़ा बहुत लचीला है, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? संविधान की सर्वोच्चता में क्या संसद सर्वोच्च है, या राष्ट्रपति सर्वोच्च है, या संविधान ही सर्वोच्च है, या प्रधानमंत्री सर्वोच्च है? तो संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संविधान ही सर्वोच्च है, अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान ने ही संसद को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को सर्वोच्चता प्रदान की है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 11। और मित्रों अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, क्लास को शेयर कर दिया कीजिए। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? अर्थात एकात्मक राज्य की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, या ब्रिटेन से, या अमेरिका से, या फिर रूस से? तो एकात्मक राज्य की जो व्यवस्था है ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया? 15 अगस्त 1947, या 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1949? तो मित्रों संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, और अंगीकार करना मतलब इसको देखिए लागू करना और अपनाना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। तो इसको 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। अपनाने की बात हो रही है, अंगीकार करने की बात हो रही है। लागू करने का जब पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 होगा, अंगीकार की बात होगी तो 26 नवंबर 1949 होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 है, या फिर अनुच्छेद 2 है, या फिर अनुच्छेद 3, 2 या 5? कौन सा है? तो मित्रों जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया? कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 1 में, या फिर भाग 3, या भाग 4, या भाग 2? तो भाग 1 आपका संघ की बात कर रहा है, राज्य की, देश के संघ की बात। भाग 3 यही आपका मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है। यही क्या है मित्रों? तो यही आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये चारों भाग आपके जो यहाँ पर दिखाए गए ये हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि किस विशेषता से भारतीय संविधान समाजवादी राज्य को स्थापित करता है? कौन सी विशेषता से भारतीय संविधान समाजवादी राज्य को स्थापित करता है? मौलिक अधिकार, या नीति निर्देशक तत्व, या फिर प्रस्तावना, या फिर राज्य सूची? मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है, विशेषता है जिससे ये क्या कहता है कि समाजवादी राज्य है? तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्रस्तावना से। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है संविधान में कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? अर्थात कितने मूल कर्तव्य हैं? 9 है, या फिर 10 है, या फिर 11 है, या फिर 12 है? तो मित्रों पहले जब संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो उस समय केवल 10 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं, और ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत आया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य। और 11वां मूल कर्तव्य है क्या? कि प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, या 7 हैं,
या 8 हैं या फिर 5 है। तो जब संविधान बना था तो उस समय 7 मूल अधिकार रखे गए थे। कितने? 7 रखे गए थे। और बाद में संशोधन के तहत एक मूल अधिकार कम कर दिया गया। और वो कम कौन सा किया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसको मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके किसमें? विधिक अधिकार में, संवैधानिक अधिकार में कर दिया गया और वहां से इसको हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसकी प्रभुता दर्शाती है? मौलिक अधिकार दर्शाता है, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या सार्वभौमिक मताधिकार, या फिर प्रस्तावना में वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इस संविधान के प्रस्तावना में क्या कहा गया है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। क्या कहा गया? हम भारत के लोग। यही इसकी प्रभुता को दर्शाता है, इसलिए डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि संघीय व्यवस्था का तात्पर्य है केंद्र का वर्चस्व है, या केवल राज्य की सत्ता है, या केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, या केवल न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। तो मित्रों, सत्ता मतलब संघीय व्यवस्था अर्थात संघ, सबको मिला करके चलना है। तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन जो दर्शाया गया है, यही बताता है संघीय व्यवस्था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है भारतीय संविधान को सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? सबसे ज़्यादा लंबा लिखित संविधान इसको क्यों माना गया है? भाषाओं की विविधता के कारण, या केंद्र राज्य संबंधों की जटिलता के कारण, या न्यायिक प्रावधान के कारण, या फिर विदेशी मॉडल के कारण। तो मित्रों, अगर हम देखें तो इसमें केंद्र राज्य संबंधों की जो जटिलता है, इसके कारण इसे क्या माना गया है? इसके कारण इसे सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान माना गया है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि संविधान में कितनी मूलभूत विशेषताएं हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है? मतलब ऐसी कितनी विशेषताएं हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता? 8 हैं, या फिर 10 हैं, या 12 हैं, या फिर निश्चित नहीं। तो मित्रों, ऐसी मूलभूत विशेषताएं कोई निश्चित नहीं है कि जिन्हें बदला नहीं जा सकता, इसलिए डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम लोग बात करें 22 की, तो 22 क्या कह रहा है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? अर्थात संविधान का जो संरक्षक है, उसकी सुरक्षा करने वाला कौन है? राष्ट्रपति हैं, या प्रधानमंत्री हैं, या संसद है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय है? तो मित्रों, अगर मान लीजिए संविधान का संरक्षक की बात करें तो राष्ट्रपति नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री है, ना ही संसद है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अर्थात अगर आपको संविधान के अनुरूप कोई व्यवहार नहीं हो रहा है तो कहाँ जाएंगे? तो न्यायालय में ही जाएंगे। और जब बात आएगी संविधान के संरक्षण की, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ही अपनी भूमिका निभाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बात हो रही है यहाँ पर संशोधन के साथ में। कितने हैं? क्या 22 भाग हैं, या 25 है, या फिर 26 है, या फिर 28 है? कितने मित्रों? संशोधन सहित बात हुई है, संशोधन सहित। तो संशोधन सहित की जब बात होगी तो देखिए, भाग 4 है और भाग 4A भी है। भाग 4A में मूल कर्तव्य है। ऐसे ही भाग 9 है, 9A है और 9B है, यानी 3 और बढ़ जाते हैं तो टोटल 25 हो जाता है। अच्छा, अगर संशोधन को हटा दें तो 22 है। संशोधन को हटा देंगे तब कितने होंगे? 22 होगा। जैसे अगर ये संशोधनों सहित ना होता, अगर इतना इसमें से हटा दें तो 22 उत्तर होगा, और अगर इसको भी जोड़ा गया है संशोधनों सहित तब 25 होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बी वाला विकल्प सही होगा। और अगर संशोधनों को हटा दिया जाए, संशोधन सहित ना किया जाए, तो 22 भाग होंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यह भी बताना है संशोधन सहित। 395 है, या 448 है, या 465 है, या 470 है? मित्रों, यहाँ पर भी कह रहा है संशोधन सहित। संशोधन सहित वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 448। अगर ये संशोधन सहित वाला शब्द हटा दिया जाए तो 395 सही उत्तर होगा। जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। अब बात करेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, संविधान में दो चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग करती हैं। एक तो सूची, दूसरी अनुसूची। तो सूची मित्रों 3 है,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन अगर हम बात करें अनुसूची की, तो क्या 10 हैं या 11 हैं या 12 हैं या 13 हैं? तो कितनी है मित्रों? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 12 है, सूची 3 है। ध्यान रखना है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1 या भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 1 में क्या है मित्रों? तो भाग 1 में संघ है, मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, यही चीज। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 मूल अधिकार है, भाग 3 क्या है? मूल अधिकार है। और भाग 4 क्या है? भाग 4 आपका डीपीएसपी है। क्या है मित्रों? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसलिए यहां पूछा क्या गया है? नागरिकता। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है संविधान के अनुसार भारत एक, अब भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, या धर्म आधारित राष्ट्र है, या धार्मिक संघ है, या फिर साम्यवादी राज्य है? भारत क्या है मित्रों? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, अर्थात यहाँ पर किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, प्रस्तावना को संविधान में क्या कहा गया है? संविधान का क्या कहा गया? आधार कहा गया है, या उपसंहार, या आत्मा, या फिर अनुच्छेद? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या कुंजी है? क्या है मित्रों? इसको कुंजी भी कह सकते हैं, कुंजी भी कह सकते हैं या आत्मा कह सकते हैं। तो इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था, तो किसके द्वारा जोड़ा गया? 40वां संविधान संशोधन, या 42वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन, या फिर 52वां संविधान संशोधन? तो मैंने अभी आपको 11वें मूल कर्तव्य के लिए बताया था कि 86वें संविधान संशोधन की बात हो रही थी। और अगर हम बात करेंगे कि पूरा मतलब 10 जो इसके पहले जुड़े थे वो किसमें थे, तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 21? तो मित्रों यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। वक्तव्य की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब उसी में बात किया गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ पर भी ये स्वतंत्रता में ये भी आता है। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 से पहले मित्रों, अब तक अगर क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर भी करते रहिए। भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किन सूचियों में है? नीति निर्देशक तत्व में है, या 3 सूचियां हैं, या 2 सूचियां हैं, या केवल 1 सूची है? तो शक्तियों का विभाजन मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि सूची 3 है। एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक समवर्ती सूची है। तो इसलिए 3 सूचियों में इसका विभाजन किया गया है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस सूची में है? क्या राज्य सूची में है, या समवर्ती सूची में, या केंद्र सूची में, या उपर्युक्त सभी में? तो मित्रों, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन हुआ है वो इन तीनों सूचियों में है। इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की समानता प्रदान की गई है? भारतीय नागरिक को कुल कितने प्रकार की समानता की बात हुई है? क्या 1 है, या 2 है, या 3 है, या फिर 4 है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है मित्रों? तो इसमें 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है किस अनुच्छेद में समान वेतन की बात की गई है? मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39D में, या फिर अनुच्छेद 42 में, या अनुच्छेद 46 में, या अनुच्छेद 47 में? तो मित्रों, अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द संविधान में कहाँ मिलता है। लोकतांत्रिक गणराज्य की बात हो रही है कि ये कहाँ पर मिलता है, प्रस्तावना में या भाग 1 में या भाग 3 में या फिर भाग 4 में। तो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात मित्रों प्रस्तावना में ही किया गया है। कहाँ पर? प्रस्तावना में ही किया गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। संसद है कि राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हैं। तो मित्रों कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। डी वाला विकल्प सर्वोच्च न्यायालय है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 37, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का शासन प्रतिपादित है। कौन से अनुच्छेद में कानून के शासन की बात की गई है? क्या अनुच्छेद 14 में या फिर अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 32 में? तो मित्रों अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा। यानी कि कानून के शासन की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 14 में। इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भारतीय संविधान की सबसे लचीली विशेषता क्या है। भारतीय संविधान की सबसे लचीली विशेषता क्या मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है या संशोधन प्रक्रिया है या न्यायपालिका है? क्या है, कहाँ से है मित्रों? संविधान की लचीली विशेषता की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे लचीली अगर बात किया जाए तो संशोधन की प्रक्रिया है। भाई कोई भी चीज़ अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ कठोर है तो या समय के अनुसार उसको परिवर्तित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायिक रूप से व्याख्यायित किया गया था। कौन से मामले में न्यायिक रूप से इसकी व्याख्या की गई थी? गोलकनाथ मामला में या केशवानंद भारती मामला में या शंकर प्रसाद मामला में या मिनर्वा मिल्स मामला में? तो संविधान की प्रस्तावना की जो व्याख्या हुई थी न्यायिक रूप से वो केशवानंद भारती मामले में इसकी व्याख्या की गई थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अंबेडकर या वल्लभ भाई पटेल? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान किस प्रकार का राज्य स्थापित करता है। तानाशाही राज्य या फिर समाजवादी राज्य या फिर पूंजीवादी राज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य? कैसे राज्य को परिभाषित करता है? कौन से राज्य को ये परिभाषित करता है मित्रों? बात करेंगे भारतीय संविधान की तो ये समाजवादी राज्य की परिभाषा देता है। कौन से राज्य की? समाजवादी राज्य की परिभाषा देता है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो बहुत लंबा है? क्या अनुच्छेद 370 है या अनुच्छेद 356 है या अनुच्छेद 368 है या अनुच्छेद 371 है? तो मित्रों अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात हुआ है। तो संशोधन की प्रक्रिया है यानी किन किन परिस्थितियों में संशोधन किया जा सकता है, ये सब कुछ अनुच्छेद 368 में समझाया गया है। इसलिए अनुच्छेद 368 बहुत लंबा हो जाता है, तो सबसे लंबा यही है। प्रश्न करेंगे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखिए अभी अंगीकार हुआ की बात आई थी, अब लागू की बात हो रही है। 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947? तो मित्रों लागू होने की बात होगी तो 26 जनवरी 1950 और अंगीकार करने की बात होगी तो 26 नवंबर 1949। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति के माध्यम से या फिर प्रधानमंत्री के माध्यम से या फिर संसद द्वारा या फिर न्यायालय में याचिका के द्वारा? मान लीजिए मौलिक अधिकार को कोई सरकार नहीं लागू कर रही है तो कौन उसको लागू करवा सकता है? न्यायालय में याचिका दे करके। सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 है और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 है। ध्यान रखना दोनों ये पूछे भी जा सकते हैं। अगर मूल अधिकार लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस स्तर पर है।
किस स्तर पर है? क्या केंद्र स्तर पर है या राज्य स्तर पर है या केंद्र राज्य दोनों स्तर पर है या फिर केवल संविधान में है? तो मित्रों केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर है, इसलिए सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 40वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन। धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात हो रही है और प्रस्तावना में उसी समय प्रस्तावना की बात हो रही है, तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। कब मित्रों? 1976 में, इसलिए आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि संविधान का संरक्षक, देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, इसको शायद 2 बार ये आ चुका है, आपकी बार तिबारा है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और शायद मुझसे कुछ फॉल्ट भी हुआ है, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री हैं कि न्यायपालिका है कि संसद है कि राष्ट्रपति है? संरक्षक कौन है संविधान का मित्रों? तो न्यायपालिका होगी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है कि मतलब अगर किसी राज्य में प्रशासन फेल हो जाए, सरकार फेल हो जाए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। कि अनुच्छेद 356 है या 352 है या 360 है या फिर 370 है? तो मित्रों अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है और अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करता है? भाग 1 बात करता है या भाग या प्रस्तावना या फिर भाग 4 या भाग 3? तो मित्रों अगर आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उसमें न्याय की भी बात की गई है, स्वतंत्रता की भी बात की गई है, समानता की भी बात की गई है और बंधुता की भी बात की गई है, इसलिए प्रस्तावना आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी किसमें एकात्मक प्रवृत्ति रखता है? मतलब संघात्मक है लेकिन फिर भी एकात्मक गुण रख रहा है। न्यायपालिका में या कार्यपालिका में या प्रशासनिक व्यवस्था में या फिर विधानमंडल में? किसमें ऐसी व्यवस्था, ऐसा गुण रख रहा है मित्रों? तो किसमें रख रहा है? प्रशासनिक व्यवस्था में। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक का गुण रख रहा है, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये हम लोगों का 50 प्रश्नों का इम्पोर्टेंट सीरीज रहा मित्रों। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगे, प्रश्न कैसे लगे और कोई अगर विशेष सुझाव है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में प्रदान करते रहें, जिससे उस पर सुधार हो सके। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।